क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर 11 दिसंबर का, लेकिन उससे पहले आप लोगों से क्षमा मांगते हुए और आप लोग को एक बेहतरीन बात बताते हुए जो है शुरुआत करूंगा। देखिए, इतने दिन था मैं कहाँ, तो वो उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आप लोग को। मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं बताई है कि मैं राष्ट्रीय लेवल का यानी कि नेशनल लेवल का निशानेबाज भी हूँ, यानी कि स्पोर्ट शूटिंग भी करता हूँ। अभी आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हैं। 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है पटियाला पंजाब में। वहाँ पे मैंने एक इवेंट होता है, उसमें ट्रैप इवेंट, उसमें जो है भाग लिया था। उत्तर प्रदेश को जो है रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर, और मैं रिनाउंड शूटर की कैटेगरी मैंने फिर से अर्जित कर ली है। रिनाउंड शूटर बनने के लिए ठीक वैसे ही जैसे प्रीलिम्स में कट ऑफ होता है ना, वैसे ही हमारे क्वालिफाइंग स्कोर होता है। अगर उसके आप अबव जो है स्कोर करते हैं तो आपको रिनाउंड शूटर की कैटेगरी में रखा जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये करीबन जो है 80 से 90 लोग ही हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने अर्जित कर लिया है आप लोग की दुआओं से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से, और आप लोगों का जो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन, क्योंकि मेरे मोटिवेशन आप लोग हो, तो उसकी वजह से मैंने ये पुनः शूटिंग कंपटीशन में रिनाउंड शूटर अर्जित कर लिया है। थैंक्स टू यू गाइज, और कॉपरेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का 11 दिसंबर का जो करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, देखिए हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं कौन कौन से। देखिए, इकोनॉमी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 की। कौन निकालता है, कौन क्या आया है, कितने लोग ऊपर हैं, कौन लोग नीचे, सारी चीज देखेंगे। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है ना, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर क्या होता है। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन अवार्ड दे रहा है किसके लिए, एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट द सी, असाधारण बहादुरी के लिए आईएमओ का पुरस्कार। सिगरेट पे बैन लगाया जा रहा है, कहां पर, न्यूजीलैंड पर। क्या उसकी एक अनोखा फीचर है जिसकी वजह से यहां पे हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। राष्ट्रीय वैसे नहीं होगा, ये होगा औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भाई ये एक जगह बंद कर दिया गया, तो इसी संबंधित मैं आप लोगों से एथिक्स में जो केस स्टडी आती है ना, तो वो यहाँ पे पूछूंगा, आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अनिल मेनन, ये एक नया नाम जुड़ गया है, किस चीज संबंधित, विस्तार से देखेंगे। यूसाकू मैजावा जो है, इनका भी देखेंगे क्या आया है न्यूज़ में इनके बारे में। और सर्टिफिकेशन, यानी कि एक प्रमाणन जो है दिया जा रहा है, कोर्स किया कराया जा रहा है होम एनर्जी ऑडिट के लिए। ठीक है ना, घर पे जैसे होम में आप जो भी एनर्जी यूज़ करते हो, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, या इतना भी एनर्जी करते हो, तो उसमें कितना कंजर्वेशन, संरक्षण हो सकता है एनर्जी का, उससे संबंधित यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उसमें कई सारे लोग जो है, एक तरीके से जैसे आप स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही घर की एनर्जी के लिए कुछ जो है पर्सनल तैयार हो जाएंगे ट्रेनिंग करने के बाद, जो कि आपको होम एनर्जी आपके अनुसार बता सकेंगे। बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। मैं भी डिजिटल, एक प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना आई थी, उससे संबंधित है, विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के चालू कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 से पहला टॉपिक है आज का हमारा इकोनॉमी से, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट, यानी विश्व असमानता रिपोर्ट। अब इन्होंने देखिए, यहां पर पहली बात तो यह है कि किसने ये रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली, तो देखिए वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब। ठीक है, ये जो है संस्था एक है आपकी वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब, ल्यूकस कैंसल। ठीक है, और साथ में इकोनॉमिस्ट भी हैं, थॉमस पिकेटी, बहुत बहुत जाना माना नाम है, थॉमस पिकेटी, इमैनुअल स्वेज और गैब्रियल जकमैन। इन्होंने मिलकर ये वाली रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। और मैं आप लोग को एक चीज यहीं पे बता देना चाहता हूं, जैसा कि मेरी आदत है आप लोगों की, किन चीजों पे ध्यान आपको देना चाहिए उसको मैं वही बताता हूं। आप लोग को इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है ना, उससे कंफ्यूज मत होना। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक अलग रिपोर्ट आती है, दिस इज अ डिफरेंट रिपोर्ट।
ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पे अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर देगा तो नाम ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब देगा जहाँ तक है, तो बाकी भी आप नाम याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के बारे में, ये बोला है कि इंडिया में एक तो गरीब है देश और बहुत ही ज़्यादा असमानता है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जो है एफ्लुएंट एलिट भी है, यानी कि समृद्ध अभिजात भी है। तो मतलब भारत की जनसंख्या में असमानता बहुत है, गरीब है तो गरीब बहुत है, अमीर है तो अमीर बहुत है, और जो है कई सारे तो इतने ज़्यादा अमीर हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जैसे मान लीजिए अगर एक से लेके ये ऊपर के 10% लोग हैं जो अमीर हैं, तो ऊपर के जो 10% लोग हैं जो अमीर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास अगर पूरी देश की इकोनॉमी का अलग पैमाना आप बना लो कि 100 रुपये अगर हम कमाते हैं, तो ये 10% लोग भारत का 57% तक का जो मतलब पूरे देश की जो आमदनी है उसको, टोटल नेशनल इनकम जो है उसको सिर्फ 10% लोग ही एक्वायर कर रखे हैं। ठीक है ना, और उसमें भी अगर 1% का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो उसके पास 22% जो है सिर्फ 1% के पास ही है। इसी के विपरीत, इसी के अगर आप रिलेटिवली देखो तो जो नीचे के 50% लोग हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लोग, ठीक, इनके पास सिर्फ नीचे का 13%, या फिर आप ये समझ लो कि टोटल जो 100 रुपये पूरा भारत की नेशनल इनकम है मान लीजिए, तो उसमें सिर्फ 13 रुपये नीचे के 50% लोगों के पास में। तो ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता है। जो अमीर लोग हैं सिर्फ 1%, उसके बाद 22 रुपये हैं समझ लो पूरे देश के, और ऊपर के 10 लोगों के पास मतलब 57% तक या 57 रुपये है, और नीचे के 50 लोगों के पास या 50% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 13 रुपये हैं। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे इंडिया के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बताई है, जो कि मेन चीज़ है आपको देखने के लिए। ठीक है, और इंडिया का इन्होंने कहा है जो मध्यम वर्ग है, रिलेटिवली जो मिडिल क्लास है वो रिलेटिवली भी पुअर है अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो, ठीक, अपेक्षाकृत गरीब है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शुरुआत में जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक डेटा और दिया है कि जो शेयर है भारत में टॉप 10% का और नीचे के 50% का, वो प्री टैक्स नेशनल इनकम, जो मतलब नेशनल इनकम अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसमें टैक्स हटा दो, उससे पहले की जो है उस मतलब टैक्स लग जाएगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाता है। तो अगर नेशनल इनकम हम टैक्स देने से पहले की अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं है, ऊपर के 10% में भी और नीचे के 50% में भी 2014 के बाद से। 2014 के बाद से, जब से अभी जो मौजूदा केंद्रीय गवर्नमेंट है वो काफ़ी वादे करती है कि भैया हमारे पास जो एफ्लुएंट हैं, मतलब जो गरीबी है वो घटी है, तो उस पर एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया है। ग्लोबली देखा जाए तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक रीजन है जिसका नाम है मीना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। ये वाला एरिया है आपका सऊदी अरब वाला, और इधर जो है आपका इजिप्ट, ट्यूनीशिया, ये सारे वाला। तो ये जो एरिया है ये दुनिया के में अगर क्षेत्रों के बीच में अगर कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज़्यादा अनइक्वल रीजन दुनिया का कौन सा है? मीना है, यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। सबसे कम इनइक्वालिटी यानी कि ज़्यादा समानता वाला क्षेत्र कौन है? यूरोप है। ठीक है, और यूरोप में अगर देखा जाए तो जो टॉप के 10% हैं उनके पास 36% मतलब जो है आपका इनकम है। मीना में 58% है। तो सबसे ज़्यादा असमानता आपकी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मीना में है, और यूरोप में सबसे कम असमानता या फिर सबसे ज़्यादा समानता है। ठीक, समझ में आया? ये वाली चीज़ें आप जरूर लिखिए जहाँ पे भी आपको जो, या फिर हो सकता है डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आप लोग को जरा इसका बेसिक समझा देता हूं। एक होता है शेयर्स, जैसे शेयर होल्डिंग होती है ना कि रिलायंस का मैंने शेयर ले लिया, तो शेयर मतलब होता है भागीदारी। अगर रिलायंस कंपनी ने अपने 100 शेयर निकाले, आपने 10 ले लिए, तो 10% के आप पार्टनर बन गए उस कंपनी में। अब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तो आपको हो सकता है डिविडेंड यानी कि लाभांश
मिल सकता है। अगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी तो आपको भी उसी अपने पार्टनरशिप के अनुपात में लॉस लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये होता है शेयरिंग, भागीदारी है, पार्टनरशिप है। लेकिन डिबेंचर एक तरीके का ऋण होता है, लोन होता है। अगर कोई आपका जो कंपनी किसी को डिबेंचर देती है या फिर जो है बॉन्ड देती है, ठीक, बॉन्ड और डिवेंचर के बीच में मैं अभी एक डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो बॉन्ड में ये होता है एक तरीके का ऋण है। कंपनी चाहे लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे, जितना ब्याज लिखा है डिवेंचर या फिर बॉन्ड पर, ठीक, इंटरेस्ट जितना बताया गया है, जिस अवधि पे बताया गया, मान लीजिए 1 साल है, और जितना अमाउंट का है वो तो देना ही पड़ेगा। और यहां तक कि इसमें ये ज़्यादा जो है आपका सेफ भी होता है। क्यों? क्योंकि शेयर में तो अगर आप लॉस जा रही है कंपनी में तो आप भी लॉस में हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको वो पैसा एक मतलब एक तरीके का बॉन्ड है, डिवेंचर है, एक तरीके का आपका सेफ्टी है कि उतना तो आपको पैसा मिले ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कंपनी दिवालिया हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तब भी जो डिवेंचर है वो सबसे पहले जो है कंपनी को देने पड़ेगा। जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पैसा देना पड़ेगा, फिर बाद में शेयर्स का आएगा, ठीक। अब यहां पर बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड में है आपका कि आप देखिए डिबेंचर बॉन्ड का ही एक टाइप है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन बॉन्ड और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो ब्याज मिलता है बॉन्ड में वो एक साथ मिलता है जितने भी अवधि का बॉन्ड है उसके हिसाब से। लेकिन डिबेंचर में ये रेगुलरली मिलता रहता है। मान लीजिए 10 महीने का है तो हर महीने पे आपको जो भी ब्याज है उसका अनुपात में आपको मिलता रहेगा। ये डिबेंचर और बॉन्ड के बीच में बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि डिबेंचर की बात हो रही है यहां पर कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब कभी कभार यह होता है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और इशू करके उन्होंने पैसा जो है पब्लिक से उठा लिया, ठीक। लेकिन कंपनी लिक्विडेट हो जाने पर या फिर किसी भी स्थिति में अगर जो भी डिबेंचर, मतलब हम जैसे मैंने अगर डिबेंचर ले रखा है, मेरे पास है कंपनी ABC का, तो मैं क्या कर सकता हूं कि उसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि उतने की भागीदारी मुझे मिल जाए। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में ऐसा नहीं हो सकता। जो ऋण है बस वो आप ऋण, आपको जो लोन है वो वापस मिल जाएगा। आप उसको पार्टनरशिप या फिर शेयरिंग में नहीं, शेयर्स में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक। तो ये चीज होती है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट ये है जिससे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, बाकी जो करंट अफेयर है अभी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी 2 तरीके के होते हैं। तो इसका अगर मैं आपको ट्री बता दूं एक तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। शेयर वर्सेस हमने देखा डिबेंचर, ठीक। डिबेंचर में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और दूसरा होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है आपका शेयर्स में हो जाता है, नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी 2 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वाले वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है जब कंपनी, मान लीजिए कंपनी ABC जो थी उसको मतलब मान लीजिए वो लिक्विडेट हो गई, दिवालिया हो गई, तो उसकी कुछ मशीनरी होगी, कुछ वो उस मशीनरी को बेच के आपको पैसा दिया जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन जो अनसिक्योर हैं उनमें क्या है, वो कंपनी के जो एसेट हैं, जो संपत्तियां हैं, उनसे बैक्ड नहीं होती, तो ये सिक्योरिटी वाइज मतलब पैसा वहां पे नहीं है। अगर वो पैसा कंपनी आपको नहीं दे पाई तो हो सकता है आपको पैसा ना मिले। लेकिन यहां पर सिक्योर्ड वाले में क्या है कि आपको कंपनी की जो भी संपत्तियां हैं, जमीन है, मशीनरी है, बेच बाच के आपको पैसा आपके डिवेंचर के अनुसार दिया जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए, ठीक। अब देखो यहां पर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर से संबंधित जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग हो गई, एडलवीज आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई और IIFL होम फाइनेंस हो गई, तो ये पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं नॉन कन्वर्टिबल सॉरी डिवेंचर के थ्रू, और वो भी इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे रहे हैं भाई साहब। FD आजकल आप देखोगे तो 5, 5.5, 6% बड़ा मुश्किल मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये 8.25 और 9.7 तक का जो है इंटरेस्ट रेट ब्याज दे रहे हैं, जो कि काफ़ी लिक्रेटिव लग रहा है इन कंपेरिजन टू फिक्स डिपॉजिट रेट जो अभी प्रिवेलिंग है हमारे जो है बैंकिंग सिस्टम में पूरी जगह, ठीक। तो ये जो है बाकी वही नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है पब्लिक के थ्रू पैसा, फिक्स टेन्योर होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, रेगुलर ब्याज मिलता रहता है,
डिबेंचर है इसलिए, ठीक है। और सम डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, और ओनर का डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से। देखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है वो कुछ अवार्ड देती है, सर्टिफिकेट देती है, अगर जो है कोई आपने एक्सेप्शनल जो है ना असाधारण बहादुरी का जो है प्रदर्शन किया है सी में या फिर समुद्र में। ठीक, तो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड और मास्टर अलोंग विद क्रू मेंबर टगबोट ओशियन ब्लिस जो है उसको दिया गया है। बस इतना ही ये न्यूज़ में है। अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए कि भैया वो टगबोट ओशियन ब्लिस या फिर कौन सी थी जिसको जो है आईएमओ ने अवार्ड दिया है, तो वो आप इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और टगबोट ओशियन ब्लिस जिसका नाम था उसको दिया गया है। ठीक, यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन एमटी न्यू डायमंड पर, वहां पर इन्होंने काफी बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए दिया गया था। ठीक, और यहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन, बस इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये इन्होंने जो है क्या काम किया था, इन्होंने आपका वहाँ पर लॉस होने से बचाया था और पोल्यूशन फैलने से बचाया था। समुद्री पोल्यूशन हो जाता ना, ऑयल स्पिल इधर उधर हो जाती, उनसे बचा लिया था। बस इतना ध्यान रखिएगा। बड़ा सुंदर सा देखिए बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, आईएमओ, अब इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहली बात तो आईएमओ जो है ये एक स्पेशलाइज यानी कि निर्दिष्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका काम क्या है, इसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि भैया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, जो भी शिप जाती है ना, आती जाती रहती है व्यापार ट्रेड के लिए, तो उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के लिए है। और साथ ही साथ जो भी समुद्री प्रदूषण या फिर एटमॉस्फेयर प्रदूषण हो रहा है शिप्स के द्वारा, उसको भी रोकना होता है, प्रिवेंशन। ठीक है ना, ये नहीं होने के बाद उस पर लगे हुए, पहले ही कोशिश करते हैं कि ना हो। तो इस तरीके से आईएमओ जो है वो सपोर्ट करता है आपका यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक, 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं, सारे बिल्कुल याद कर लो, कुछ ना एक क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर 2 हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखिए, यहां पर बैन किया जा रहा है सिगरेट को। कहां पर? न्यूजीलैंड में। आप सोचेंगे यार ये कौन सी नई बात है, ये तो होता ही रहता है, जो इनको बीड़ी फूकनी हो तो फूकेंगे ही फूकेंगे। तो बैन कर रहे हैं सिगरेट को, इससे क्या होता है यार, जो चीज बैन होती है वही तो करने में मजा आता है। ठीक, ये है आम जिंदगी। लेकिन देखिए, न्यूजीलैंड ने क्या कहा है कि हम बैन करेंगे जो भी व्यक्ति हैं 14 साल के ऊपर, उनको लाइफ टाइम हम सिगरेट खरीदने से बैन करेंगे। मुझे घबराइए नहीं, आप न्यूजीलैंड में नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ है कि न्यूजीलैंड में जो बच्चे हैं भी, वो भी ना घबराएं। क्योंकि ये चीज़ लागू होगी 2027 तक। तो कोशिश ये करिए कि पियो मत, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है 14 साल के ऊपर 2027 में चालू होगा और फिर 60 साल तक है। तो यानी कि 61 ईयर्स के जब हो जाएंगे, तो जब या बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे तो हो ही जाओगे ना, तो उसके बाद फिर आपको अलाउ हो जाएगा। तो 2027 में ये चीज़ आएगी और जब 2073 आ जाएगा तो उसके बाद 61 साल के जो हो जाएंगे वो लोग फिर खरीद के पी सकते हैं। तो न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम पूरी लाइफ में सिगरेट नहीं खरीदने देंगे। कुछ टफ मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और खास तौर पे जो इंडिजिनस माओरी पॉपुलेशन है। तो मान लीजिए कभी ट्राइब से पूछ ले कि भैया बताओ मैच ऑफ द फॉलोइंग में कौन सा मैच सही है, तो वहां पे क्या करेगा, माओरी लिखेगा और उसके सामने लिख देगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको समझ जाना है कि नहीं, ये तो है न्यूजीलैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बना ना। अब आप लोग कहते हो कि नहीं सर अलग से लिख के हमको क्वेश्चन दो, लेकिन इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कम है क्या? लेकिन ठीक है, वो वाली चीज़ भी पूरी करी जाएगी आपकी। तो ये चीज़ है माओरी पॉपुलेशन को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो वही है। बैन को यहाँ पे इन्होंने हालांकि बैन कर दिए थे, अंडर 18 को सेल करने से मना कर दिया था इन्होंने सिगरेट को। लेकिन इनको लग रहा है, अब क्यों नया मेजर लाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार जो हमने रखा था लक्ष्य कि 2025 तक स्मोकिंग रेट वेस्को में 5% से कम हो जाएगा, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो हमको ये 2027 में 14 वर्ष के ऊपर वालों को दाउम्र जो है आपका सिगरेट हम नहीं खरीदने देंगे। तो ये वाला हमें रूल लाना पड़ रहा है। अच्छा देखो, भूटान ने भी बैन कर दिया था 2010 में सिगरेट पर, लेकिन क्या हुआ कि भारत से
भूटान में इलीगली सिगरेट जाने लगी। देखो, बैन करना सोल्यूशन नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए, आप लोग को भली बात पता है, जो लोग हमारे बिहार के दर्शक हैं वो जानते भी हैं कि बिहार में दारू बैन है। ठीक, आपका गुजरात में दारू बैन है, तो क्या वहां पे लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या वहां पे आपको मालूम नहीं, नेपाल से जो है, बिहार में तो नेपाल से सारी स्मगलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आप बताओ। तो इससे क्या है, करप्शन बढ़ जाता है। आप उनको जागरूक करिए, वो ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। ठीक, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम इमरजेंट सिचुएशन है तो ये वाले मेजर्स, इतने हार्श मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन उसका जो है विकल्प लोग ढूंढ लेते हैं, ये वाली बात है। तो भूटान में भी 2010 में बैन किया गया, लेकिन भाई साहब इलीगली भारत से आता रहा है वहां पे सिगरेट, और फिर इन्होंने अभी टेम्परेली यानी कि कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया है 2019 का जो कोविड आया था उसके बाद से। ठीक, तो ऐसा बताया गया। देखिए, बीड़ी जल रही है, रुक रही है, ऐसे ही जो है फेफड़े भी जल के राख हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए और मत पीजिए, ये आपके और अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी वाला जो है निर्णय हो सकता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 एजुकेशन गवर्नेंस से संबंधित। अब देखो, कुछ हमारे यहाँ जो है फार्मास्यूटिकल यानी कि औषधि की शैक्षिक और रिसर्च यानी कि अनुसंधान, आपका जो है अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं आपका औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के, तो उनको जो है उसमें कुछ इंस्टीट्यूटों में कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो उसके लिए बिल लाया गया, अभी जो है चल रहा है आपका सेशन, विंटर सेशन, बिल लाया गया। तो भैया राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा, अगर ऑर्डिनरी बिल है दोनों से पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जो है उस पर जब एसेंट देंगे, ठीक है ना, तो जो है वो फिर गजट में जब बताया जाएगा तब से वो एक्ट बन जाएगा। ठीक, तो दोनों से पास हो गया, वो हमारी वो नहीं है यहाँ पे, वो तो चलिए पॉलिटी का एक पार्ट है, ठीक है, वो तो आपको आता ही है। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको जरूर पढ़िए, बिल कैसे आता है, कहाँ कहाँ पास होता है, लक्ष्मीकांत में दे रखा है, बताइएगा, मैं उसको जो है कवर कर दूंगा। वीटो पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, ये वाला जो है ऑडियो लेक्चर मेरा एक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कलेक्टिव, अब मतलब आपके टेलीग्राम चैनल पे कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे मैं भेज दूंगा, वहां पे आप लोग जाके प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स पढ़ सकते हैं कि जब भैया जब बिल आता है पास होके संसद से तो वो क्या कर सकता है, वीटो लगा सकता है, कहाँ पे नहीं लगा सकता, पूरी चीज़ एक ही ऑडियो लेक्चर में आपकी कवर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बिल है, जो संशोधन ला रहा है वो ये है कि जो ओरिजिनल बिल था 1998 का, उसमें 6 एडिशनल जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थे उनको जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना है। बस ये संशोधन यहां पर मेनली लाया गया इसके लिए कि इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस करा गया है, घोषित किया जाना है इस बिल के जो है जरिए। और ये 6 संस्थान कहां कहां पर हैं? अहमदाबाद कहां हुआ? गुजरात। हाजीपुर बिहार, ठीक है ना, पटना के पास में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना। कोलकाता वेस्ट बंगाल। गुवाहाटी असम। रायबरेली यूपी मेरे भाई अपना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये बिल जो है आपका प्रोवाइड करता है, एक काउंसिल भी, परिषद भी बना के देता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, गतिविधियों का समन्वय बैठाता है संस्थानों के बीच में, ये सारे काम करता है और विकास करता है आपका फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च में, ठीक। नाइपर जो है ये स्ट्रेंथनिंग करते हैं रिसर्च फार्मा सेक्टर में। आपको पता होगा जो भी मेडिकल स्टोर होता है, अब जब तक जो है फार्मा की डिग्री नहीं होगी, ठीक, तब तक कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता। आपको पता है कि नहीं पता? तो ये चीज़ है। जितने लोग बैठे थे इनसे आप पूछते हो कि भैया कोई गले में खांसी हो रही, क्या खाएं, तो वो वाली चीज़ जो है वो आप ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल वाली उनकी वो डिग्री होगी तभी वो वही लोग को तभी लाइसेंस ही मिलता है, ये वाली चीज़ है। तो वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिन लोगों को पता है यहाँ पे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है ऑडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अब देखो यहाँ पर एक विचित्र घटना हो रही है। आपका इथोपिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, ये देखिए इसकी लोकेशन है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ये सोमालिया है, ठीक। ये आपका जो है यमन है और ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। यहाँ पर एक कंट्री है इथोपिया, ठीक। इथोपिया में जो है काफ़ी सिविल वॉर चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और एक और है टिग्रे करके।
तो उन दोनों के बीच में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक, गृह युद्ध चल रहा है। कौन से एरिया? डेसी और कोलम्बोल्चा में। तो अब यहाँ पर जब वॉर चलता है तो क्या है कि खाने पीने की चीज़ें आ नहीं पाती, जा नहीं पाती, लोग जो है भुखमरी फैली हुई है। यहाँ पर एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है भाई साहब। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करना और हंगर को मिटाना। 1961 से काम कर रहा है और 2020 में जब कोविड आया तो इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है दुनिया में अच्छा काम करने के लिए, ठीक। तो अब लेकिन अभी क्या हुआ, इन एरियाज में टिग्रेरियन जो फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं, गृह युद्ध चल रहा है, उन्होंने क्या किया कि इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर जो हंगर से परेशान है लोग, जिनके लिए खाना दिया जा रहा था, ठीक, जो अनाज दिया जा रहा था, ट्रांसफर किया था, उसको लूट लिया, ठीक। गनमैन ने लूट लिया सारा जो है अनाज, अपने पास ले गए। तो अब यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पे ये है जो मैंने पढ़ के मुझे समझ में आया कि गृह युद्ध चल रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसने कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, अब हम फूड एड यहाँ पर इन 2 नॉर्दर्न इथोपियन टाउन्स में नहीं देंगे। तो केस स्टडी देखिए ऐसे ही बनती है, पूछता है यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 4 में कि क्या बताइए, क्या आप अगर आप वहाँ पे होते, वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस होते, तो आप क्या निर्णय लेते? अगर ये फूड प्रोग्राम बंद हो गया है तो क्या करते? आप लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे आप लोग को लिखकर बताना है, ठीक। देखते हैं, थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारी की तरह बताइएगा, ये मत कहिएगा कि हम वहाँ पेड़ लगाएं लगेंगे, फिर 6 महीने बाद अनाज होगा तो उसको खोद के खाएंगे, वो सब नहीं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑन ग्राउंड जो हो सकते हैं वो वाले बताइए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और एथिक्स में जो है केस स्टडी जरूर आती है 250 में से 125-20 नंबर की। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि टिग्रेरियन फोर्सेस और ये गन पॉइंट पे उन्होंने ये सारा अनाज लूट लिया, जिसमें कि कुपोषित बच्चों के लिए भी कुछ अनाज शामिल था। काफ़ी निंदनीय काम किया है इन्होंने यहाँ पर। नॉर्थ जो इथोपिया है, देखिए ये वाला नॉर्दर्न इथोपिया जो, यहाँ पर कई ज़्यादा भूखमरी फैली हुई है, गृह युद्ध चल रहा है टिग्रेरियन और जो है आपका गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में। 9 मिलियन पीपल जो है क्रिटिकल फूड सप्लाई की जो है वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है उनको, बल्कि लूट फूट हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि हम नहीं भेजेंगे, ठीक। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? ये फूड असिस्टेंस देता है, खाद्य जो है आपका कार्यक्रम है, 1961 में चालू किया गया था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। नोबेल पीस प्राइज आपका 2020 में दिया गया। डेविड बीसली इसके हेड हैं इस समय, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है, 0 हंगर की बात करता है, उसमें तो भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है अपना जो है हेल्प कर ही रहा है। समझ में आई बात? इंटरलिंक करके पढ़ो, सब चीजें याद रहेंगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए भारतीय, ठीक, भारतीय जो है स्पेस में जा रहे हैं। अभी तक आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि अभी तक जो इंडियन सिटीजन है, जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप थी और स्पेस में गए थे, वो अकेले हैं राकेश शर्मा जी, ठीक है ना। जिनसे जो है जब पूछा गया कि भाई अंतरिक्ष से कि कैसा दिखता है अपना हिंदुस्तान, तो उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा, ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये वाली बात उन्होंने कही थी। ये अकेले भारतीय नागरिक थे जो कि यूएसएसआर के जो है मतलब स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में गए थे। बाकी उसके अलावा, ठीक, अभी अनिल मेनन जी हैं, ये एक सर्जन है, डॉक्टर हैं, और इनको नासा ने सेलेक्ट किया है और 9 लोगों के साथ में कि फ्यूचर के जो भी मिशन होंगे उसमें ये अंतरिक्ष यात्री की तरह जाएंगे। ये इंडियन ओरिजिन फिजिशियन है, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। अभी वहां पे अगर एक सेंटेंस एकदम से दे दे कि हाँ कि मतलब जो है इंडियन सिटीजन अनिल मेनन हैज बीन, नासा ने उनको कहा है कि वो अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे, आप कहोगे यस, नहीं, इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन नहीं है, यहीं पे होती है गड़बड़। तो ध्यान रखना, ये वाली चीज है। तो यहाँ पर जो ये मेनन जी, इनकी फोटो भी दिखाऊंगा, बड़े हैंडसम आदमी लग रहे हैं, देखिए क्लोजअप मुस्कान है इनकी। और इन्होंने अभी इनको जो है ये पहले भी जा चुके हैं, स्पेस एक्स के फर्स्ट फ्लाइट सर्जन भी रहे हैं,
और कंपनी जो है आपका ह्यूमन को जो भेज रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो उसमें भी सर्जन की तरीके से जाते थे ये साथ में। ठीक है, तो अब आगे भी जाएंगे, नासा ने ये चीज की पुष्टि कर दी है। भारतीय ओरिजिन की महिलाएं, ठीक, भारतीय ओरिजिन की महिलाएं जो स्पेस में गई हैं, कौन कौन गई हैं? कल्पना चावला नासा ने भेजा, सुनीता विलियम्स नासा ने भेजा, और अभी रिसेंटली जुलाई में तीसरी इंडियन ओरिजिन वुमेन जो गई थी, शिरीषा बांडला गई थी। तो यहां पर आप लोगों से अगर पूछे कि भैया बताइए इसमें से कौन सी है या फिर नहीं है, तो याद रखिएगा नाम कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स तो सबने याद होगा, लेकिन अभी जुलाई में शिरीषा बांडला जी गई थी। ठीक, और इंडियन जो सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन जो स्पेस में गए थे, ट्रेवल किया था, वो थे राकेश शर्मा जी, जो कि विंग कमांडर थे। विंग कमांडर वैसे ही अभिनंदन जैसे, ठीक है, और फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट थे। सोयस T11 अप्रैल 3, 1984 में ये सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेस में गए थे। ये हैं अनिल मेनन, ठीक, इंडियन ओरिजिन है, नासा की में सर्जन है, आगे जाते हैं अंतरिक्ष तक। अब देखिए इसी स्पेस की बात चल रही, तो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब क्या है, यूसाकू माइजावा, एक ये देखिए ये शक्ल इनकी, ये एक बहुत बड़े जो है आपके बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनियर हैं जापान के। इन्होंने ट्रिप करी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। तो वहां पर ये 12 दिन के टूर पे गए हुए हैं। सिंपल सा नाम याद रखिएगा, हो सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन पूछ ले। यूसाकू माइजावा बिलियनियर है, जापानीज, जापान के। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, 12 दिन का ट्रिप है, कई सारे टास्क करेंगे, बैडमिंटन भी खेल डालेंगे वहीं पे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे धरती में नहीं खेलने को मिल रहा, तो वहां खेलेंगे। तो ये चीज है। माइजावा के साथ में एक और स्पेस टूरिस्ट है, जो कि जिनका नाम है योजो हिरानो, और ये डॉक्यूमेंट करेंगे सारी जो भी जो मतलब टास्क वास यहाँ पे करे जा रहे हैं सारी चीजें। इन्होंने ट्रिप किया है रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिस्कुरिन के साथ में, मिजुरकिन के साथ में। ठीक, और ये लोग ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसके थ्रू गए हैं? सोयूज MS-20 पे गए हैं। ठीक, राकेश शर्मा किससे गए थे? सोयूज T11 से गए थे। ठीक है, तो ये है। और कहां से उड़ान भरी भाई साहब? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से किए। तो इसको मैंने जब पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज ये आई कि मैपिंग में आप लोग को एक चीज पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने आप लोग से पूछा था फ्रेंच गयाना कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, सूरीनाम के बगल में। वैसे ही ये जो है कजाकिस्तान का एक हो गया। तो ऐसे स्पेस रॉकेट लॉन्च स्टेशन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे हैं। फ्लोरिडा में है। ठीक, भारत में कहां पे बताइए? भारत में कहां पर है? तो वो दो हैं। एक तो जो है DRDO, जहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चांदीपुर की बात नहीं कर रहा हूं, अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्पेस रॉकेट लॉन्च स्टेशन की। ठीक, श्रीहरिकोटा है इंडिया में, ध्यान रखना, श्रीहरिकोटा। तो इसी तरीके के स्पेस रॉकेट लॉन्च स्टेशंस पूरी दुनिया में कहां पे हैं? हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ये पूछा जाए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे ये नाम वाम ना पूछे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, फिर आप कहोगे यार पता नहीं कहाँ से मन में कुछ भी आता है और पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है, मन में कुछ नहीं आता, ये इसी तरीके से एग्जामिनर सोचता है। एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए स्पेस टूरिज्म काफी तेजी से धड़ल्ले चल रहा है, काफी लोग कर रहे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स आपका हो गया, एक्सकॉर एयरस्पेस, जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन हो गया, आर्माडिल्लो एयरस्पेस हो गया, सबने, कई लोगों ने स्पेस टूरिज्म चालू किया है। इधर आपका एलोन मस्क की ये है, आपकी स्पेस एक्स है। ठीक, लेकिन स्पेस एडवेंचर्स ही एक ऐसा है जो कि पैसा ले के जो है भेज रहा है। ठीक है ना, स्पेस में लोगों को। ये देखिए जा रहे हैं यहाँ पर। और एक कार्बन लाइन होती है, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी है। कार्बन लाइन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो, या फिर ये कहा जाता है कि ये एज है स्पेस का, अंतरिक्ष का। इसके ऊपर जाएंगे तो आप माने जाएंगे कि हाँ भैया स्पेस में आपने ट्रेवल किया है। इसके नीचे है तो आप जो है नहीं माना जाएगा कि भैया स्पेस में गए हो। तो ये लाइन कितने किलोमीटर होती है अर्थ के सतह के ऊपर, ये आप लोग को बताना है। और ये मैपिंग जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझे याद भी दिला सकते हैं, मैं आप लोग को इसका एक डायग्राम या फिर वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट। अब जैसे आपके घर में कई सारे, या फिर घर में या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या कहीं कहीं पे भी ये एनर्जी का एक वो होता है कि भैया कितना यूनिट आएगा, या फिर घर पे आप जाओगे तो कहेंगे भैया आपके अच्छा 5 AC लगे हुए हैं, अच्छा 1 AC लगा हुआ है, या फिर कितने किलोवाट का आपको लोड दिया जाए, होता है ना,
होता है नहीं होता है, जो सुना है ना। तो वैसे ही अब इस चीज को बताने के लिए आपके घर के जो है एनर्जी का ऑडिट करने के लिए कुछ लोग होंगे, वो कोर्स किए होंगे, जिसका उनके पास होगा सर्टिफिकेट। ठीक, तो वो सर्टिफिकेट करके आपके घर का जो ऑडिट करके आपको बता देंगे भैया इतनी जरूरत है, आपको इतने लोड होना चाहिए और इतना आप संरक्षण कर सकते हो, ऐसे ऐसे एनर्जी यहाँ पे जो फिजूल की खर्च हो रही है उसको बचा सकते हो। तो एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, जो कि मदद करेगा जो है कार्बन से, जो कोयले से जो है बनी हुई बिजली को बचाने में भी, और क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ने के लिए भी। समझ में बात। अब सर्टिफिकेशन मिल रहा है तो कोई संस्था होगी ना भाई, वही तो देगी। वो संस्था कौन है? ये लॉन्च किया गया है बीईई, मधुमक्खी ने नहीं, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया है होम एनर्जी ऑडिट पर। और ये कब लॉन्च किया गया भाई साहब? 8 से 14 दिसंबर तक के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण हफ्ता जो है सप्ताह होता है, उस पे इन्होंने ये इसको चालू किया है। इसके बीच में बीईई के बारे में, बीईई के बारे में देखिए ये है इसका, इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको पहुंच जाएंगे। अबाउट अस मतलब पढ़ना है आप लोग को, बस मैं चाहता हूं कि बीईई की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे अबाउट अस पढ़ो, उनके फंक्शंस रोल सब दे रखे हैं। तो इस पे आप लोग को ऑफिशियल सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, ये चीज बताना चाहता हूँ। कई लोग नॉन ऑफिशियल सोर्सेस पढ़ते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में करके आते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, फिर कहते हैं यार गलत हो गया। तो वो चीज़ों से बचने के लिए शुरुआत से ही तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। होम एनर्जी ऑडिट जो है ये आपको लेखांकन, परिमाणीकरण, सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण करने के लिए बताएगा भैया कि घर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं आपके जो इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस हैं। यानी कि अकाउंटिंग, क्वांटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताया। वही सारी चीजें मैंने बताई जो आपको, और कैसे कहाँ पे बेफिजूल की खर्चा जो ऊर्जा की हो रही है उसको भी आप जो है रोक सकते हो, खत्म कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स जो है कई सारे प्रोफेशनल जो है पेशेवर का एक वो बना देगा जो कि आपका होम एनर्जी ऑडिट कर सकेगा कंज्यूमर की नीड के अनुसार। ठीक, और ये जो है आपका डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन अवेयरनेस भी देगा, इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें लोग को देगा। मतलब आपका होम एनर्जी का संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ऑडिट करेगा, दक्षता बताएगा भैया, एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, संरक्षण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ये लोग सर्टिफिकेट पाने के बाद काफ़ी जो है भाषणबाजी करके आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कौन तैयार कर रहा है ये बात ध्यान रखना। बीई ने लॉन्च किया है। ये चीज़ किससे संबंधित है ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और ये देखो बीईई जो संस्था है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो आया था उसके अंतर्गत बनाई गई थी। तो ये कौन सी संस्था, कैसा निकाय हुआ? स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय हुआ। ठीक, समझ में आ गया ये? अच्छा, ये कंपैरिजन आप लोगों को पता है ना कि स्टैट्यूटरी वर्सेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वैधानिक और संवैधानिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पता है ना? पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीज है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैं भी डिजिटल, तुम भी डिजिटल, हम भी डिजिटल। क्या चीज है? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक, स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा जब लॉकडाउन लगाया गया 23 या 26 मार्च 2020 में। तो उसके बाद कई सारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जैसे होते हैं ना वो गोलगप्पे वाले, टिक्की चाट और ये सब वाले, तो उनके जो है भैया धंधा पानी हो गया खत्म। ठीक, तो लॉकडाउन लग गया था, तो उनको जो है 10,000 रुपए का ऋण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिया जाता था। और ये कहा अच्छा, ऋण दिया जाता था, लोन, उनको वापस करना था ये 10,000 रुपए। तो वापस करना है, अगर टाइमली करते हैं तो कम ब्याज पे जो है उनको कम ब्याज लिया जाएगा, 7% वैसे। अगर टाइमली वापस करोगे तो कुछ कम पड़ेगा। ठीक, इंटरेस्ट सबवेंशन उसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो ये पीएम स्वनिधि योजना थी। अब हो क्या रहा था कि जब भी इनके पास जाते थे लोग कि भैया कि पैसा दे दो, अब तुम्हें मतलब अब तो भैया लॉकडाउन खुल गया तो खूब जो है गोलगप्पे बेच रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारा तो लाइन लगी रहती है कि आंटियों की जो भैया और एक और खट्टा बनाओ और ये वाली चीज़ है, तो तुम क्या मतलब पैसे तो दो। तो वो कहता है भैया हमारे पास पैसे आ ही नहीं रहे। ठीक, या फिर आ रहे हैं तो खर्चा हो गए। तो गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि भैया वो पैसे मिले वापस, क्योंकि 10,000 रुपए एक को दिया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ऐसे स्ट्रीट वेंडर बहुत लाखों हैं, लाखों करोड़ों हैं। तो ये बहुत बड़ी एक संख्या है।
ठीक, कई सारे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ऋण दिया था तो उनको पैसा भी तो वापस मिले। तो इन्होंने ये किया है कि मैं भी डिजिटल नाम से एक कैंपेन चलाई है। उसमें क्या होगा कि पैसा जैसे क्यूआर कोड होता है ना, पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, तो आप लोग जाओ सब्जी वब्जी लो, तो आप कहते हो ना यार वो है क्या, फोन पे है, पेटीएम है ना, तो आप सीधे डाल दोगे और वहां से पैसा, अब गवर्नमेंट के लिए आसानी होगी ना, ये वेंडर तो ये नहीं बोल सकता ना कि भैया हमारे पास पैसे है ही नहीं, हमने दे दिए, या फिर हमको कैश नहीं मिला, या फिर उधारी चल रही है। वो पैसा आएगा और वहां से फिर आसानी से इनको इस स्कीम के अंतर्गत जो उन्होंने ऋण दिया था लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, पैसा मिल जाएगा। तो ये भी अपना एक काम आसान कर रहे हैं, वहीं पेटीएम फोन पे से जोड़ना है। मैं भी डिजिटल ये कैंपेन है, पीएम स्वनिधि योजना जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ में। ये वाला जो कैंपेन है मैं भी डिजिटल वाला, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो है ही है, साथ ही साथ माइटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो दोनों साथ में मिलके तीसरा संस्करण है ये, 3.0 है मैं भी डिजिटल का। ठीक, 9 सितंबर से 30 नवंबर जो है 2021 तक जो चला है, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। मतलब ये इससे पहले था, ये आगे चलेगा। स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उन सबको चलेगा। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि जो है दाहोद आदिवासी क्षेत्र कौन से राज्य में है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग पढ़ना है तो india.gov.in करके एक वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे तो पीएम स्वनिधि तो आपको मिलेगा, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पे हमारा खत्म होता है। समरी रिवीजन हम लोग करेंगे यहाँ पर आपका जो है 11 दिसंबर 2021 का पूरा एक एक चीज 5 मिनट के अंदर। ठीक, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, इसको जो है आपकी ये देखिए, ये जो लैब है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है ना, और ल्यूकस कैंसल और थॉमस पिकेटी, इमैनुअल स्वेज और गैब्रियल जकमैन, इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और कहा है कि 10% भारत में जो लोग हैं टॉप के, वो 57% भारत की जो टोटल इनकम है उस पर जो है उनका कब्जा है, और जो बॉटम के 50% उनके पास सिर्फ 13% ही है। ठीक, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, इसको आप लोग ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आती है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब निकालता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक, अगला है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके का बॉन्ड है, रेगुलरली इसमें इंटरेस्ट आप लोग को मिलता है, और इसमें आपको जो भी कंपनी होती है डिबेंचर देती है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप शेयर्स में, यानी कि भागीदारी या पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जो भी पैसा आपने दिया तो गवर्नमेंट ये कंपनियां जो है आपकी ये वादा कर रही हैं कि 8 से 9%, 9.7% तक इस पे ब्याज देंगी, और रेगुलरली मिलता है। बॉन्ड पे जो है एक साथ मिलता है, एक मुश्त मिलता है जब वो पूरा टर्म खत्म हो जाता है तब, लेकिन इसमें रेगुलरली मिलेगा। मान लीजिए 10 महीने का है तो हर महीने आपको बांधा गया तो उतना जो है अनुपात में पूरा ब्याज का मिलता रहेगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, उसने एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी के लिए अवार्ड दिया है इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड को, और ये देखिए ये जो टग बोट है ओशियन ब्लिस, इसके लिए जो है यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था न्यू डायमंड पर, वहाँ पर इनको दिया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये आपकी स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, समुद्री और वायुमंडल के प्रदूषण को रोकने के लिए, और जो शिपिंग है यानी कि जो आपका आयात निर्यात होता है, ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उससे संबंधित जो शिप जाती है ना, शिप के थ्रू ही तो कार्गो ये सब के थ्रू तो जाता है ना सामान, देखो यहाँ बना हुआ है, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैन ऑन सिगरेट्स, न्यूजीलैंड ने कहा है कि 14 साल के ऊपर के बच्चे 2027 के बाद से उनको दाउम्र यानी कि जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको सिगरेट नहीं खरीदने दिया जाएगा। ठीक, तो जब 61 साल, हाँ, जब 61वें साल के हो जाएंगे तब वो ले पाएंगे, 14 साल के ऊपर। तो ये बैन अभी न्यूजीलैंड ने लगाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये आपका औषधि होगा, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो इसमें संशोधन किया गया है। 6 जो इस नाइपर वाले संस्थान हैं इस तरीके के फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च वाले, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, उसके लिए ये संशोधन लाया गया। अच्छा, ये 6 इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 इंस्टीट्यूट हैं अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में। ठीक,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है आपका 1961 में चालू किया गया था। खाद्य सुरक्षा और जो है भुखमरी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया था। 2020 में तो इसको नेशनल नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। अभी ये जो है इथोपिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उस एरिया में अपना अनाज ये ट्रांसफर कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ट्रिगेरियन करके एक जो रेबल्स हैं उन्होंने लूट लिया इनका अनाज, और इन्होंने ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूएन का एक वो है, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे अब फूड सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि फूड सप्लाई बहुत ज़रूरी था। कई सारे कुपोषित बच्चे हैं यहाँ पर, तो उनके जो है खाने के लिए। तो एथिक्स के लिए मैंने एक केस स्टडी आप लोग से पूछी थी कि क्या ये कितना सही है, या फिर आप वहाँ पे अगर प्रशासनिक अधिकारी होते तो आप क्या स्टेप्स कर लेते कि भैया वॉर चल रहा हो तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो कुपोषित या फिर भुखमरी चल रही है उसको उससे निपटना तो है ना, क्योंकि यहाँ पर 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोगों की फूड सिक्योरिटी खतरे में है। ठीक। अनिल मेनन जो है ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। नासा ने कहा है कि ये एक सर्जन है। नासा ने कहा है कि फ्यूचर में जो भी अंतरिक्ष में जाएंगे, जो भी ह्यूमन जाएंगे, तो उसमें अनिल मेनन भी होंगे। पहले भी जा चुके हैं, स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क का उसमें भी गए हैं। अच्छा, इससे पहले अभी तक भारतीय नागरिक, ये इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन ये अमेरिकन है, अमेरिकन सिटीजनशिप है। भारतीय नागरिक सिर्फ अकेला जो एक भारतीय नागरिक जो स्पेस में गया है अभी तक, वो है राकेश शर्मा जी, जो यूएसएसआर के सोयूज जो T11 था, ठीक, उस पे ही ये गए थे, अकेले भारतीय नागरिक थे। इसके अलावा 3 जो है महिलाएं इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन अमेरिकन सिटीजन हैं, जो कि अभी तक गई हैं। कल्पना चावला, आपका सुनीता विलियम्स और शिरीषा बांडला। ठीक, शिरीषा बांडला। ठीक, ये अभी जुलाई 2021 में स्पेस में गई थी, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप व्यूमन एम्पावरमेंट और उसमें भी डाल सकते हो कि व्यूमन ऐसा नहीं है कि जो है कि किसी तरीके से कमज़ोर हैं, वो भी उतनी ही जेंडर इक्वलिटी कहीं से भी आते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप टॉपिक्स में एसए में सोसाइटी वाले में आप डाल सकते हैं ये वाले पॉइंट्स। यूसाकू मैजावा, सिंपल सा ये है, जापान के जो है बिलियनियर हैं, इनको स्पेस टूरिज्म कर रहे हैं और अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं, लेकिन रशिया की तरफ से गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट कोर्स अब होगा होम एनर्जी ऑडिट पे। घर पे जो आपकी बिजली खर्च होती है या फिर क्या क्या आपने लगा रखा है, उस हिसाब से आपने सुना होगा घर पे कि 1 किलोवाट का लोड लगा लें, 5 किलोवाट का लोड लगा लें, तो काफ़ी चीज़ें उसमें बिजली का जो है खपत जो है उपभोग होता है वो काफ़ी उल्टा सीधा होता है। क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें बिजली भी साफ बनानी है और बिजली का गलत उपयोग ना हो ये भी ध्यान में रखना है। तो बिजली या फिर ऊर्जा का जो आपका दक्षता है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, जो कि एक वैधानिक निकाय है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत, उसने ये कोर्स चालू किया है जिसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। कई सारे प्रोफेशनल ऐसे बनेंगे जो होम एनर्जी ऑडिट करेंगे, एनर्जी की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, एनर्जी का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, और एनर्जी की अकाउंटिंग यानी लेखांकन पर ध्यान देंगे, और क्लाइमेट चेंज में जो है ये हेल्प करेगा लड़ने के लिए। मैं भी डिजिटल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद में जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 रुपए का ऋण दिया गया था। लोन दिया गया था, ग्रांट अनुदान नहीं था। तो वो पैसा जो है वापस करना था। अब ये पूरे भारतवर्ष में दिया गया था। तो अब क्या है कि वो स्ट्रीट वेंडर कई सारे जो है उनका आसानी से पैसा वापस जो है गवर्नमेंट या फिर जिन्होंने भी पैसा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो थे, जो ऐसे संस्थान जिन्होंने ऋण दिया था उनको मिल जाए। तो जितने भी जैसे सब्जी वाले हैं, आप लोग देखा होगा कि भैया, हम लोग पूछते हैं भैया पेटीएम है, फ़ोन पे है, तो वो डिजिटली जुड़ जाएंगे तो आसानी से पैसा उनके जेब में भी जा सकेगा और गवर्नमेंट या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जिन्होंने पैसे दिए थे स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको भी वापस मिल सकेगा। उसके लिए मैं भी डिजिटल 3.0 जो है ये कैंपेन चलाया जा रहा है। किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन है, होम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स जो है उसके महुआ इसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत तो है ही है। लेकिन ये जो मैं भी डिजिटल कैंपेन है इसमें माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इन दोनों ने मिलकर वाली स्कीम चला रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का जो है समरी रिवीजन, और ये देखिए कुछ यहाँ ग्राफिक्स भी है, ये वाली पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का जो है सेशन खत्म होता है 11 दिसंबर 2021
21 का। आप लोग कैसा लगा प्लीज जो है कमेंट करके जो बताइएगा। अगर पसंद आता हो लाइक का बटन तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करा कर। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।